राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंडियन पॉलिटी। ओके, इंडियन पॉलिटी में हम सबसे पहले देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। देखो, संविधान जो एक रूल बुक है, एक ऐसी बुक जिसमें कुछ नियम लिखे हुए हैं जो देश को चलाने के लिए जरूरी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमें पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 1949 जो कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, इस दिन बन के तैयार हो गया। ठीक है, और इसको हमने लागू कब किया देश में? ये हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बनके वो रेडी हो गया और हमने 26 जनवरी 1950 को उसको हमने लागू कर दिया देश में। अब इस संविधान को बनने में वक्त कितना लगा? एक दिन में तो बनके तैयार नहीं हो गया। एक रूल बुक है और इंडिया जो इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, नॉर्थ में दूसरे टाइप के लोग रह रहे हैं, साउथ में दूसरे टाइप के लोग रह रहे हैं, ईस्ट में दूसरे टाइप के हैं, वेस्ट में दूसरे टाइप के हैं, हर तरह का रिलीजन है। ठीक है, तो एक दिन का काम नहीं है, कोई गरीब है कोई अमीर है, अब सबका हमें अच्छा करना है। तो किस तरह के नियम होने चाहिए, देश को किस तरह से चलाना होगा, वो बातें उसमें लिखी गई हैं, तो बहुत सोच समझ के लिखी गई होंगी, बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ होगा उसमें इस बारे में। ठीक है, तो वो डिस्कशन चला कितना लंबा, कितना टाइम लग गया ये डिस्कशन करने में कि कौन सा लॉ सही है, कौन सा लॉ नहीं सही है, क्या रखना है, क्या हटाना है, क्या लोगों के फेवर में होगा, क्या लोगों के फेवर में नहीं होगा। तो उसके लिए टाइम हमें लग गया 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इसीलिए हम बोलते हैं कि संविधान को बनने में कितना वक्त लगा? 2 साल 2 ईयर्स 11 मंथ 11 महीने और 18 डेज 18 दिन। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा। तो टाइम तो इतना लग गया संविधान को बनाने में, बट संविधान की जरूरत पड़ी क्यों? क्या नीड क्या थी हमें संविधान की, और हमें कब लगा कि हमें संविधान की जरूरत है? ऐसा क्या हुआ? देखो, आवश्यकता हमेशा आविष्कार की जर्नी होती है। जब कोविड का टाइम आया तब हमें ये एहसास हुआ कि ऑनलाइन टीचिंग हमारे लिए कितनी जरूरी है। ठीक है, उस वक्त हमें ऐसा लगा कि सबके पास अगर फोन है, अगर नेटवर्किंग सिस्टम अच्छा है, तो बच्चे स्कूल नहीं भी आ पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजुकेशन उनके घर तक पहुंच रही। उसी तरह से एक ऐसा टाइम आया हमारा कि जब हमें ये एहसास हुआ कि नहीं, अब हमें खुद से रूल करना चाहिए और उस रूल के लिए कुछ नियमों का होना जरूरी है, और वो नियम कहीं लिखे होने चाहिए ताकि कोई भी नेता कभी भी ऐसा ना हो कि कभी कोई पीएम बन गया, कभी कोई सीएम बन गया तो जनता उससे परेशान हो जाए। एक ऐसा रूल बुक होना चाहिए, एक ऐसा नियम होना चाहिए जिसको सब माने, जिससे जनता को कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वो नीड क्यों हुई, कब हुई, क्या था ऐसा, तो वो हम अब देखेंगे। ओके बच्चों, तो संविधान को ना इवॉल्व होने में कुछ वक्त लगा, एक प्रोसेस था संविधान के इवोल्यूशन में। देखो, 1600 ईस्वी एक ऐसा टाइम जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स के यहाँ से एक कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और क्वीन जो थी वहां की एलिजाबेथ, उन्होंने की परमिशन दी थी कि ठीक है आप इंडिया जाइए और वहां पे ट्रेड करिए, उनको ये राइट्स दे दिए थे। तो ये कंपनी आई इंडिया ट्रेड के पर्पस से। इनका मेन पर्पस क्या था? ओनली ट्रेड। ठीक है, लेकिन वक्त बीतता गया, धीरे धीरे क्या हुआ, इनको दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स, देखो दीवानी राइट्स ये थे कि अब ये रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, इनके पास ऐसा पावर आ गया था कि ये कुछ एरियाज थे जिन पे ये रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, या उन एरियाज का सिविल राइट इनको मिल गया था। और वो टाइम था 1765। अब ये ऐसा टाइम है जब बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर हो चुका है। ठीक है, 2 बैटल हो चुके हैं। अब 1765 में इनको जब दीवानी राइट्स मिल गए तो ये फिर इनको टेरिटोरियल पावर मिलने लगी, मतलब इनमें रूल करने की भूख आ गई थी। ठीक है, रूल करने लगे थे कहीं ना कहीं ये लोग, मतलब ट्रेड पर्पज से ये रूल करने पे आ गए थे। अब 1857 में
जब इनके रूल की वजह से प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुई तो एक क्रांति हुई, सिपॉय म्यूटिनी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सैनिक विद्रोह, मंगल पांडे के बारे में अगर आपने सुना हो तो। जब 1857 की क्रांति हुई तब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि नहीं यार, हमने जो कंपनी भेजी थी वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमने कंपनी भेजी उससे लोग दुखी हैं, या अगर वही रूल करती रही तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि नहीं, अब कंपनी को खत्म करो, इसको छोड़ो, अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट रूल करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वहां पे हमें राइट्स मिल रहे हैं, अब वहां हमें अधिकार करना आ गया है, वहां पे अब हम अधिकार कर सकते हैं, अब हमें कंपनी की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है क्राउन रूल। 1858 से ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करना स्टार्ट करते हैं इंडिया में। इससे पहले कंपनी रूल कर रही थी, एक कंपनी के थ्रू वो रूल कर रहे थे। ओके, ठीक है। अब ये चलता है 1947 तक, मतलब आजादी तक। ठीक, अब जैसे जैसे आजादी पास आती है वैसे वैसे हमें जरूरत पड़ती है एक संविधान की, कि अगर देश आजाद हो गया तो किस तरह से हम देश को चलाएंगे, कुछ नियम होने चाहिए, है ना। और उन नियम को बनाने के लिए हमें चाहिए एक सभा जहां पे कुछ लोग बैठे हों, जो नॉलेजेबल हों, जो डिस्कस कर सके कि जो एक रूल बुक बनेगी या जो संविधान हमारा बनेगा उसमें नियम होने कौन कौन से चाहिए, क्योंकि एक देश की बात थी यहाँ पे। ठीक है, तो एक पर्सन थे यहाँ पे एम.एन. रॉय, ठीक है, इन्होंने ये सजेस्ट किया कि एक संवैधानिक सभा गठित की जाए जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, ठीक है, उसका गठन करिए। तो ये डिवाइस दी इन्होंने 1934 में, उसका गठन करिए आप, और इनकी एडवाइस पे ही 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये संविधान सभा जो हुई इसमें डिस्कशन हुआ, कब तक चला, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक डिस्कशन चला। और डिस्कशन के बाद क्या निकल के आया, 26 नवंबर 1949 इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू कर दिया, ठीक, ठीक है। तो संविधान के इवॉल्व होने का जो प्रोसेस था ना, वो ब्रिटिश रूल के से चला रहा था। अब देखो, जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना, वो 2 टाइप से रूल किए। पहला कंपनी रूल और दूसरा था क्राउन रूल, ठीक है। अब जो कंपनी ने रूल किया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल रहा वो कब तक रहा, वो रहा 1600 से 1857, ठीक है, 1857। क्राउन रूल जो ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट आके रूल किया वो किया 1858 से 1858 से 1947 आजादी, ठीक है। अब देखो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो हर 10 साल पे या कुछ सालों पे ना रूल लेके आते थे, कुछ एक्ट लेके आते, कुछ नियम लेके आते थे, क्योंकि एक देश में रूल करना है तो कुछ तो हमें नियम चाहिए ना। वो उन्होंने कोई संविधान नहीं बनाया था, लेकिन वो हर 10 साल पे कुछ नियम लेके आ जाते थे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी हर 5 साल कि हमें 5 साल कैसे रूल करना होगा, उस तरह से ये एक्ट लेके आते थे। अब इन एक्ट का हमारे संविधान के बनने पे बहुत बड़ा असर है, तो हमारे लिए इन एक्ट को जानना जरूरी है अगर हमें संविधान को जानना है, ठीक है। तो इन एक्ट्स को हम देखेंगे, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी रूल जो था 1600 से 1857, इसमें जो पहला एक्ट आता है वो आता है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773। और फिर उसके बाद आता है ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, फिर आता है चार्टर एक्ट 1813, फिर है चार्टर एक्ट 1833, फिर नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1853। ये 5 एक्ट कंपनी रूल के इंपॉर्टेंट है। और क्राउन रूल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 92 और 1900, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, ठीक है। तो इन एक्ट्स में था क्या, जो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको हम देखेंगे यहाँ से, क्योंकि वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा। तो हम सबसे पहले जो देखेंगे वो है कंपनी रूल, और कंपनी रूल में हम देखेंगे सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर क्या क्या किया गया। देखो इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। अगर किसी चीज को हम रेगुलेट करना चाह रहे, कंट्रोल करना चाह रहे, क्या है देखो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई ना ट्रेड के पर्पज से, ठीक है, तो धीरे धीरे ना जब कंपनी ट्रेड कर रही थी तो कंपनी के अंदर जो वर्कर्स थे या जो एम्प्लॉयज थे उनमें करप्शन बढ़ने लगा था। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई अफसर होता है तो वो क्या करता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, अब गवर्नमेंट ऑफिस में कोई प्रिंटर लग गया, ठीक है, पेजेस आ रहे हैं, 4 साइज के पेजेस आ रहे हैं, तो जो काम कर रहा है वहां पे वो अक्सर क्या करता है, मान लो प्रिंटर को उठा ले गया घर, या कोई फर्नीचर आया फर्नीचर ही बेच दिया, तो ये सब क्या है, करप्शन है ना। पता लगे प्रिंट घर का काम करवाना है, प्राइवेट अपना बच्चों के स्कूल का वर्क करवाना है, प्रिंट अलाउ, सरकारी है ऑफिस और प्रिंटर रखा हुआ है, फटाक से प्रिंट कर लिया, तो ये इन सब से क्या होगा, सरकार का खर्चा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये करप्शन ही है एक टाइप का। तो उस टाइम पे कंपनी में ये हो रहा था कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि यार इनको हमने भेजा था ट्रेड के पर्पज के लिए, है ना, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हमें उतना बेनिफिट दे नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको हम इन पे नजर ही नहीं रख रहे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आज से हमारी नजरें तुम पे हैं। ठीक है, और वो किस तरह से, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाकर उन्होंने किया। तो क्या क्या फीचर्स रहे इसके, पहला देखो ये पहली बार था जब ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम। और इसके 2 फंक्शंस को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पहला बोला कि पहला तो तुम्हारा काम पॉलिटिकल है, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा काम है एडमिनिस्ट्रेटिव, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन देखना है इंडिया में। ठीक, सेकेंड जो फीचर था इसका वो था, अब यहां से एक फाउंडेशन पड़ गया था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब ब्रिटिशर्स ने ये अलाउ कर दिया था कंपनी को कि अब आप रूल करो। ठीक है, मतलब आप सेंटर में हो और आप पूरी इंडिया को रूल करो, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सारी पावर आपके हाथ में, सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, केंद्रीयकरण हो चुका है। तो ये फाउंडेशन पड़ चुका था यहाँ से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो बंगाल रीजन, ठीक है, वहां पे एक गवर्नर हुआ करते थे, तो क्या किया, इनकी पोस्ट जो थी गवर्नर की पोस्ट, इसको हटा के क्या कर दिया, गवर्नर जनरल की पोस्ट बना दी, कि अब बंगाल में गवर्नर ना होके क्या होंगे, गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, बंगाल के। और पहला गवर्नर जनरल जो बना बंगाल का वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक, LWH। अब देखो यहाँ पे वो क्या रहा है, बंगाल की इन्होंने बात की, ठीक है, तो बाकी के जो रीजन थे, जो बड़े बड़े रीजन थे, जैसे बॉम्बे है, मद्रास है, ये आज का बॉम्बे और मद्रास नहीं है, ये उस टाइम का बड़ा रीजन हुआ करता था। जैसे बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे में गुजरात, महाराष्ट्र का रीजन, कर्नाटका वाला थोड़ा बहुत रीजन, वो सब आ जाता था बॉम्बे में। ठीक है, तो बॉम्बे और मद्रास को इन्होंने क्या किया, बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिए, मतलब बंगाल के अधीन हो गए सब। हमें बात की ना सेंट्रलाइजेशन हुआ, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, पावर एक के हाथ में और सब उसके अंदर, ठीक है, सब उसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पावर कहाँ है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के हाथ में, और सब उसके अंदर काम कर रहे हैं, वो चाहे बॉम्बे हो चाहे मद्रास हो। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट बनाया एक कैलकाटा में, 1774 में बनाया। ठीक है, और उस सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई थे, पहले सीजेआई, उनका नाम क्या था, सर एलिजा एल्विन। पूछा जाता है ये, तो याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त कर दिया। तो देखो कंपनी में करप्शन हो रहा था, कंपनी को इनको रेगुलेट करना था, तो इन्होंने क्या बोला कि देखो ठीक है आप कंपनी चला रहे हो, अच्छी बात है, बट अब से ना इस कंपनी में कुछ डायरेक्टर्स होंगे, कुछ डायरेक्टर का ग्रुप होगा, मतलब हो सकता है 4 डायरेक्टर 5 डायरेक्टर हो। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर क्या करेंगे, वो
इसको रेगुलेट करेंगे और वो डायरेक्टर को हम नियुक्त करेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की नजर कंपनी पे आ गई ना डायरेक्टर्स के फॉर्म, तो यहाँ पर उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो ये ऑल ओवर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, अब सेकंड जो हमारा एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक, अब इसको हम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों बोलते हैं, देखो उस टाइम पे जब ये एक्ट आया ना तो उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम जो थे उनका नाम था विलियम पिट। ठीक है, तो क्योंकि विलियम पिट ये एक्ट लेके आए थे तो इसलिए इसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, पिट का इंडिया एक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई वो हुआ डबल गवर्नमेंट सिस्टम। डबल गवर्नमेंट सिस्टम लाया गया। अब ये कौन सी वाला है, देखो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए जो क्या कर रहे थे, कंपनी के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे थे। ठीक है, या कंपनी को कहीं ना कहीं वो रेगुलेट करने का काम कर रहे थे या कंपनी पे नजर रखने का काम कर रहे थे। अब चलो ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा था 1773 में कि ब्रिटिशर्स ने कंपनी के दो फंक्शन को एक्सेप्ट किया था, एक पॉलिटिकल दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। अब कंपनी जो कि ट्रेड करने के लिए आई थी वो कॉमर्शियल फंक्शन भी कर रही है, मतलब वो ट्रेड भी कर रही है और वो पॉलिटिकल अफेयर्स भी देख रही है, तो पूरा सब में मिक्स हुआ जा रहा था। चीजों को अलग करना बहुत जरूरी था। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस को अलग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब एक बड़े प्लान में, वो एक कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। उनको ये करना है कि अब आगे जाके धीरे धीरे हमें रूल करना है इंडिया पे। इंडिया पे रूल करना है तो सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल फंक्शंस को हमें अलग करना होगा। पॉलिटिकल फंक्शंस की जिम्मेदारी हमें किसी और को देनी होगी और कॉमर्शियल फंक्शन की जिम्मेदारी किसी और को देनी होगी। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस कॉमर्शियल फंक्शन जो है ट्रेड का, जो ट्रेड का पर्पस है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो धीरे धीरे खत्म कर देंगे और पूरा पूरा हम इंडिया पे रूल करने पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन को इनको अलग करना था, तो इन्होंने कॉमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन दोनों को कर दिया अलग। अब दोनों के लिए अलग अलग बॉडी बनाई। जो कॉमर्शियल फंक्शन देख रहे थे वो थे डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सीओडी। और जो पॉलिटिकल फंक्शंस देख रहे थे वो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको बोलते हैं कि डबल गवर्नमेंट सिस्टम लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, अब जो थर्ड एक्ट था ना वो था चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया, पहला काम इन्होंने किया कि 1 लाख का प्रोविजन रखा, किसके लिए, इंडियंस को एजुकेट करने के लिए। उन्होंने बोला कि हम इंडियंस की शिक्षा पे 1 लाख का खर्च करेंगे। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी। अब इसका क्या मतलब है, देखो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई ना, क्वीन एलिजाबेथ ने जब उन्हें इंडिया आने के लिए परमिशन दी तो केवल ये एक ही ऐसी कंपनी थी जो इंडिया में आके ट्रेड कर रही थी। बट अभी ये था कि ये एक्जैक्टली वैसे ही है कि इंडिया से मान लो रिलायंस जियो जाए किसी कंट्री में और बोले कि हमें वहां जाके ट्रेड करना है, तो मोदी जी बोले कि ठीक है आप जाइए और ट्रेड करिए। लेकिन फिर वहां पे जियो के भाव बढ़ जाए तो बोले नहीं नहीं, अब देखो केवल आप नहीं जा सकते, हम और भी कंपनीज को अलाउ करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे वही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म होने वाली थी। मतलब ये है कि इस एक्ट के थ्रू अब और भी कंपनीज इंडिया में जाके ट्रेड कर सकती थी जो ब्रिटेन से आई हुई थी। ठीक है, और क्वीन एलिजाबेथ ने उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट थी उन्होंने ये परमिशन उन कंपनीज को भी दे रखी थी। हाँ, बस कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिसपे अभी भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी। वो थे, पहला था टी, चाय, और दूसरा ट्रेड विद चाइना। ठीक है, मतलब चाय से रिलेटेड जो भी ट्रेड होगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था और चाइना से जो भी ट्रेड होगा वो सिर्फ हक किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाकी ब्रिटेन से कोई कंपनी आ रही है तो उसके पास भी हक है वहां पे ट्रेड करने का, बट ये दो जो चीजें हैं वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, बाकी की मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की खत्म कर दी गई। ठीक है, ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो एक्ट था वो था चार्टर एक्ट 1833। ठीक, अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या थे। देखो हमने ये देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था वो
पहला स्टेप था, या वहां पे हमने फाउंडेशन रख दी थी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रलाइजेशन की। उस टाइम पे ये हमने क्या किया था, केंद्रीकरण करने की कोशिश की थी उस एक्ट के थ्रू। मतलब हर चीज बस एक जगह, एक हाथ में, एक जगह पावर है, ठीक है, सेंट्रलाइज हो गई ये पावर। अब ये 1833 जो था ये फाइनल स्टेप था उसमें, ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। मतलब यहाँ पे केंद्रीयकरण कंप्लीट हो चुका होगा, सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हो चुका होगा। वो कैसे, देखो 1773 में हमने क्या किया, जो गवर्नर थे बंगाल के उनको हमने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस गवर्नर जनरल की पोस्ट को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हमें सेंट्रलाइजेशन ये इसी में तो चाहिए, इससे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं, फाइनल स्टेप हो चुका है, क्योंकि इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की पावर एक हाथ में, हो गया सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट, केंद्रीयकरण कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ हमने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनाई। और पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, LWB। पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक काम यहाँ पे और किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉमर्शियल फंक्शन था, हमने क्या देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दो फंक्शन है, पहला ट्रेड करना या कॉमर्शियल फंक्शन, दूसरा पॉलिटिकल फंक्शन, ठीक है, या रूल करना। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बताया था कि ब्रिटिशर्स की जो सोच थी ना वो ठीक नहीं थी, ठीक है, उनकी नीयत ठीक नहीं थी। तो वो आए तो थे ट्रेड के लिए, लेकिन वो करना क्या चाह रहे थे, रूल। अब वो धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे थे। क्यों, क्योंकि जनता अचानक से कुछ करोगे ना तो जनता भड़क जाएगी। तो बहुत ही चालाकी के साथ खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, अब 1833 में आके इन्होंने क्या किया, कमर्शियल फंक्शन को खत्म कर दिया। कंपनी से क्या बोला कि देखो अब ट्रेड वेड करने की जरूरत नहीं है, इसको खत्म करो, अब तुम्हारा काम क्या है, रूल करने का काम, और अभी तुम्हारा काम है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बचा है, ठीक है, प्रशासन देखो, ठीक। और यहाँ पे एक काम किया गया कि जो ओपन कंपटीशन है सिविल सर्विसेज के लिए। देखो उस टाइम पे भी IAS ऑफिसर्स हुआ करते थे, लेकिन उसमें ये होता था कि इंडियंस के लिए ना बहुत सारी रोक टोक थी कि इस पोस्ट पे इंडियंस नहीं हो सकते, यहाँ इस जगह पे नहीं प्लेस किए जा सकते। तो इस एक्ट के थ्रू ये हुआ कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए, मतलब इंडियंस के हों चाहे ब्रिटिशर्स हो या ब्रिटेन के लोग हों, हर सबके लिए कंपटीशन फेयर होना चाहिए। तो ओपन कंपटीशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने का अटेम्प्ट किया गया, अभी हुआ नहीं है, ठीक है, जस्ट एक अटेम्प्ट किया कि हाँ इस सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करा सकते, ठीक है। तो तीसरी चीज ये हुई चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो एक्ट था वो था चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। देखो हमने चार्टर एक्ट 1833 में ये देखा कि अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। मतलब ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का, केंद्रीयकरण का फाइनल स्टेप। अब हुआ क्या, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया ना, इनको बिल्कुल अभी जैसे हमारे देश के PM है उनको उनसे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसी को बनाया गया तो उनकी एक काउंसिल भी तो होगी, मतलब उनके अंडर में भी तो लोग काम कर रहे होंगे। जैसे PM के अंडर में कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही था। अब ये जो काउंसिल थी ना, इसमें दो टाइप के फंक्शन थे और उस फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स का अभी यहाँ पे काम क्या था, रूल करना इंडिया को, वो बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यार देखो हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, उनके अंडर में कुछ लोग रख दिए, लेकिन हम क्या करते हैं ना, अलग अलग काम बांट देते हैं। कुछ लोगों से बोलते हैं कि आप क्या करोगे ना, आप लॉ बनाओगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जैक्टली वैसे जैसे अभी क्या होता है, कुछ लोग पार्लियामेंट में लॉ बना रहे होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं चीजों, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही था, दो फंक्शन सेपरेट, दो फंक्शंस निकाल के आए जिनको अलग अलग कर दिया गया। पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब कानून बनाने के लिए, और दूसरा एग्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब उस कानून को लागू करने के लिए, ठीक है। अब जो कानून बनाने वाला फंक्शन था उसमें जो लोग थे, ठीक है, उस बॉडी को क्या कहा गया, इंडियन या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बिल्कुल अभी का पार्लियामेंट है, ठीक है, जैसे अभी पार्लियामेंट है ना, ये बिल्कुल वैसे ही था।
कि इंडिया का या सेंट्रल का लेजिस्लेटिव काउंसिल, और क्योंकि वहां पे मेंबर्स बहुत कम थे तो इसलिए इसको मिनी पार्लियामेंट कहा गया, मतलब छोटा पार्लियामेंट, ठीक है, जहां पे रूल बनाए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट जो चीज की गई यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन को। हमने देखा था चार्टर एक्ट 1833 में ये अटेम्प्ट किया गया कि हम इंडियंस के लिए ओपन कंपटीशन लेके आए, फेयर कंपटीशन लेके आए सिविल सर्विसेज में, ठीक है। बट इस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया गया, वहां पे जस्ट अटेम्प्ट किया था इंट्रोड्यूस कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे करवा दिया गया कि अब जो इंडियंस हैं वो सिविल सर्विसेज में फेयर कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन कंपटीशन हो सकता है, वैसा नहीं है कि यहाँ इस जगह पे इंडियंस को नहीं रखा जा सकता है या यहाँ कॉम्पीट नहीं कर सकते, वो बहुत ही अच्छे से इजिली कॉम्पीट कर सकते हैं सबसे, ओपन कॉम्पिटिशन, ठीक है। इंडियंस भी पार्टिसिपेट करें, ब्रिटिश भी